नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की फाइल अभी डोट यानी कि दिल्ली सरकार के पास है और फिलहाल अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन के लिए रुकी हुई है। ठीक है, यानी कि अभी तक आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दिया अफोर्डेबिलिटी क्लोज को, मतलब इसको हटाने के लिए कोई अप्रूवल नहीं मिला, आगे से कोई आदेश नहीं आया है। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो पे रिविजन के पीछे पेंशन रिविजन भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन पहले पे रिविजन को मिलेगी, फिर पेंशन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पेंशनर्स का। तो यहाँ पर ऐसे में बात आती है डीलिंकिंग की। अगर डीलिंकिंग हो जाए, अगर डीलिंक हो जाए दोनों, तो यहाँ पर पेंशनर्स को कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर डीलिंकिंग होती है तो पेंशनर्स को क्या फायदा होगा, इससे पे रिविजन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, या फिर दोनों अगर डीलिंक नहीं होते हैं तो पेंशनर्स को कितना नुकसान है, सारी बातें और साथ में 30 मार्च 2026 की जो कोर्ट केस की अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि डीलिंकिंग की जो मुद्दा है, जो इशू है, ये पूरा पूरा का पूरा 30 मार्च के अपडेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो किस तरीके से बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है पेंशनर्स को, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। चलिए दोस्तों, डीलिंकिंग के इस पेज को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि डीलिंकिंग क्या है, पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी 7 सीपीसी के अनुसार, हो गई है 2016 में, और 8 पे कमीशन जल्दी है आने वाला है। इसलिए क्या है कि जो पेंशनर्स एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेंशन रिवीजन हो जाए, और वो भी 7 सीपीसी के अनुसार। तो चलिए अपडेट में देखते हैं कि डीलिंकिंग का क्या महत्व है। अगर डीलिंकिंग होती है तो कब तक होगी, अगर होती है तो इसका पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा, और अगर डीलिंकिंग नहीं होती है तो क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये समझना जरूरी है कि बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए डीलिंकिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उनके हक की लड़ाई या फिर एक बड़ा हथियार है। अभी तक पेंशन को वर्किंग कर्मचारियों की सैलरी से जोड़ा जा रहा था, जो कि गले की फांस बना हुआ है आज तक, क्योंकि भाई साहब वही दिक्कत आ रही है। दिक्कत बीएसएनएल के घाटे से है, और घाटे से पे रिविजन जुड़ा है, पे रिविजन से पेंशन रिविजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए, डीलिंकिंग का असली गणित देख लेते हैं, जंजीर को तोड़ना क्यों जरूरी है। देखिए, पे रिविजन और पेंशन रिविजन आपस में बंधा हुआ है, तो देखा जाए तो दोनों जंजीर से जुड़े हुए हैं, और अगर पेंशनर्स का फायदा देखना है कहीं ना कहीं, तो आपको डीलिंकिंग करनी जरूरी है, यानी कि दोनों को अलग अलग करना जरूरी है। देखिए, अब अलग हो जाते हैं तो क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहले तो अभी का नियम क्या है वो देख लेते हैं। अभी का नियम यह है कि जब तक बीएसएनएल के कामकाजी कर्मचारियों का वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन नहीं होगा, तब तक पेंशनरों को भी पेंशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा आज तक का नियम है, और ये नियम किसने बनाया है, सरकार ने बनाया है। सरकार बोल रही है, यानी कि डोट सरकार जो बोल रही है, जो डोट को पेंशन देती है, डोट जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनको डोट सरकार ही पेंशन देती है, और डोट ही यही बोल रही है सरकार कि भाई साहब पे रिविजन जब तक नहीं होगा तब तक पेंशन रिविजन नहीं होगा, क्योंकि पे रिविजन के बाद ही फिटमेंट फॉर्मूला तय होगा और उसी के बाद पेंशन रिविजन होगा। ऐसा नियम है और ऐसा इनका कहना है। अभी पेज क्या है, बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज का बहाना बनाकर वर्किंग स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ा रही है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज दिक्कत दे रहा है, आज से नहीं 2017 से दिक्कत दे रहा है। 2017 में ही अगर ये अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रिलैक्सेशन मिल जाता, या फिर इसको हटा दिया जाता, या फिर कंपनी मुनाफे में आ जाती और ये हट जाता, तो 2017 में ही थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाती। ठीक है, जैसा कि 2016 में 7 सीपीसी के अनुसार केंद्रीय सिविल पेंशनर्स की यहाँ पर जो 7 सीपीसी लागू होगा, उनकी पेंशन रिवाइज हो गई। ऐसा यहाँ पर पेंशनर्स की भी 2017 के हिसाब से थर्ड पीआरसी के साथ ही पेंशन रिवाइज हो जाती, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लोज दिक्कत दे गया। ठीक है, नुकसान क्या है इस बात से, कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन पेंशन भोगी ने तो अपनी सेवा पहले से ही दे चुके हैं। भाई साहब, यहाँ पर कर्मचारी तो फिलहाल काम कर रहे हैं, इसकी उनको थर्ड पीआरसी फाइनल करनी है, लेकिन पेंशनर्स ने तो ये जो कर्मचारियों की तरह काम करके वो पेंशनर्स बन गए हैं, उन्होंने तो अपनी सेवा पहले ही दे दी है। ठीक है, वर्किंग स्टाफ के वेतन न बढ़ने की सजा उन बुजुर्गों को मिल रही है जिनका कंपनी के मौजूदा लाभ हानि से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि कंपनी फिलहाल, यानी कि वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति में है, घाटे में है। ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति में घाटे में है, फायदे में है, इसका बीएसएनएल पेंशनर्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि
देखिए भाई साहब, जब बीएसएनएल कंपनी बनी थी उसके 7 से 8 सालों तक बीएसएनएल को काफी ज्यादा फायदा हुआ था, ठीक है, बीएसएनएल कंपनी को। तो उस वक्त बीएसएनएल जो आज पेंशनर्स है उस टाइम कर्मचारी थे, और उस टाइम जब फायदा हो रहा था तब उन्होंने अपनी सेवा दी है कंपनी को। अब आज भले ही कंपनी को नुकसान हो रहा है और वो पेंशनर्स है, तो बुजुर्गों का क्या लेना देना, ठीक है। अब उसके बाद 2007 से लगातार बीएसएनएल कंपनी घाटे में है, तो फिलहाल इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? वर्किंग कर्मचारी है, और साथ में बीएसएनएल के जो प्लानिंग अधिकारी जो भी प्लान वगैरह करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो जिम्मेदार है, ना कि पेंशनर्स। तो पेंशनर्स को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अब भाई साहब, इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो देख लेते हैं। अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो पेंशन का संबंध बीएसएनएल की बैलेंस शीट से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पेंशन सीधे तौर पर 7वें वेतन आयोग या फिर 8वें वेतन आयोग यानी कि जो 8 पे कमीशन है उसके फॉर्मूले से सीधा जुड़ जाएगी, जैसे कि बाकी केंद्र सरकार के सिविल पेंशनर्स की होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो अगर डीलिंकिंग होती है तो जो बीएसएनएल की बैलेंस शीट है उससे पेंशन का संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भले अब यार बीएसएनएल कंपनी है, घाटे में हो फायदे में हो, कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर जैसे कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाता है, अगर अलग अलग हो गया तो कोई वास्ता ही नहीं, क्योंकि पेंशन तो हमें सरकार देती है, बीएसएनएल थोड़ी देती है, तो कोई वास्ता रखे हम, कोई लेना देना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो पेंशनर से, हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन आती है, यानी कि डोट से आती है, तो हमारा पेंशन रिवाइज आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे डीलिंकिंग हुआ तो आपको 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी के अनुसार आपका पेंशन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2016 में दूसरे सिविल कर्मचारियों का पेंशन रिवाइज हुआ था, ठीक है। अभी 2026 और 8वें वेतन आयोग के समय का खेल देख लेते हैं कि भाई साहब 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो क्या फायदा होगा या फिर क्या दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि दिक्कतें भी होगी। देखिए कैसे, अगर ये मामला 2026 तक खिंच गया, कौन सा 30 मार्च 2026 को जो पेंशन के रिलेटेड सरकार और पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है, इसका मामला अगर 2026 में एंड तक चला गया कि भाई साहब अभी कोई फैसला आया ही नहीं, वो पेंशनर्स के पक्ष में नहीं आया और सरकार के पक्ष में नहीं आया, ठीक है, तो विभाग डोट इसे पुरानी फाइल बताकर ठंडे बस्ते में डाल सकता है। देखिए मामला कैसे खींच सकता है पता है, जैसे कि अगर डोट सरकार और पेंशनर्स के बीच में मामला चल रहा है पेंशन रिवीजन को लेकर, अगर जो कोर्ट है वो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुना भी देती है इन केस, और उसको सरकार नहीं मानती है, तो सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी या फिर हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका जो मामला है वो किसी के पक्ष में नहीं गया, ठीक है। भले वो डीलिंकिंग के लिए यहाँ पर आदेश दे दिया, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब ये सरकार ने मंजूर नहीं किया। वो आगे जाएगी सुप्रीम कोर्ट, बड़ी अदालत में फैसला लेकर जाएगी, कोर्ट केस को लेकर जाएगी, और वहां पर होगा इनका लास्ट फैसला। तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि 30 मार्च का जो फैसला अंतिम सुनवाई आने वाली है वो लास्ट फैसला है, ठीक है। तो ऐसे में मामला खिंच सकता है, और जो सरकार है जहां पर अभी फाइल कहां पर है, डोट के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, और वो इस चीज का बहाना लेकर कि भाई साहब अभी कोई कोर्ट केस का कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है, वो इस चीज को बताकर फाइल को अलग रख देगी, जहां पर पेंडिंग वाली फाइल में दबा देगी कि यार भाई साहब ये तो पेंडिंग केस है, इसका मामला जब सुलझेगा तब से तब की, ठीक है। तो ऐसा कर सकती है सरकार। अभी एक प्लानिंग बना रहे हैं पेंशनर्स एसोसिएशन, इसलिए अभी और इसी वक्त दबाव बनाने की सोच रहे हैं, ताकि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टोर में बीएसएनएल पेंशनर्स को भी शामिल कर लिया जाए। देखिए क्या पेश है भाई साहब, देखिए प्लानिंग कितनी तगड़ी कर रहे हैं यहाँ पर एसोसिएशन, जो यूनियंस वगैरह है पेंशनर्स के। देखिए 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, 7 सीपीसी 2016 में पहले से रिवाइज कर दी गई थी, जो पेंशन है जो पेंशनर्स की पहले से रिवाइज कर दी गई थी। अभी यहाँ पर एसोसिएशन क्या चाहते हैं, फटाफट से यहाँ पर ये मामला सुलझे, ठीक है, भले दबाव बनाकर सुलझे या फिर कैसे भी सुलझे, डीलिंकिंग हो जाती है तो 7 सीपीसी का लाभ डायरेक्ट मिल जाएगा डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को। अब अगर वो लाभ मिल गया तो क्या है, इनकी पेंशन रिवाइज होकर बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई बेसिक पे के साथ हमें 8 पे कमीशन में जगह मिल जाएगी, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो लागू हुआ है 8 पे कमीशन का, उसमें 8 पे कमीशन लागू नहीं हुआ है तब तक की बात है, यानी कि उसको अभी 2 साल का समय लगेगा सिफारिशें देने में, और इफेक्टिव डेट कौन सी है, 1/1/2026। तो इसी के साथ टोर में कहीं ना कहीं 7 सीपीसी के अगर जो पेंशनर्स बन गए एक बार से, तो 8 पे कमीशन में भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ केंद्रीय पेंशनर्स को शामिल हो गए, वैसे ही डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स भी 8 पे कमीशन में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये प्लानिंग चल रही है। अब फायदा क्या होगा इसका,
एक बार क्लोज जुड़ गया तो भविष्य में जब जब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी, बीएसएनएल पेंशनर्स की भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बार बार धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल पे कमीशन से पेंशन रिवीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जब भी पेंशन रिवाइज करनी होती है तो पे कमीशन का इंतजार करना पड़ता है कि भाई साहब पहले पे रिवीजन होगा, उसके बाद पेंशन रिवीजन होगी। और इसी के साथ पे रिवीजन में जब कोई भी हड़ताल होगी, धरना प्रदर्शन होगा, प्रोटेस्ट वगैरह होगा, तो हमको भी भाई साहब साथ साथ में दौड़ना है। हर साल अपनी पे रिवाइज के लिए, हर 10 साल में अपनी पे रिवाइज के लिए यहाँ पर हड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है। पेंशन पे रिवीजन के केस में यह होगा। और डीलिंकिंग के बाद भाई साहब जो केंद्रीय कर्मचारियों का पे रिवीजन वो भी 10 साल में होता है, लेकिन बगैर हड़ताल से हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार कभी घाटे में नहीं जाती, ठीक है। इसलिए उनका पे रिवीजन हर 10 साल में 1 से 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लेकिन हर 10 साल में हो ही जाता है, ठीक है। अब 10 साल में हो जाता है तो इफेक्टिव डेट तो वही रहेगी, जैसे कि बीएसएनएल कर्मचारियों की इफेक्टिव डेट 2017, लेकिन 9 साल पहले वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों का 1 से 2 साल का अंतर आता है और आपका जो पेंशन रिवीजन हो जाता है पे रिवीजन के साथ साथ। अब 7 सीपीसी एक बार आपको मिल गया तो 8 पे कमीशन में जगह मिल जाएगी। और हर 10 साल में जब भी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन होगा तो डॉट ऑफ द पेंशनर्स का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति है। अभी देखिए इन सभी के बाद एक ही बात आती है कि भाई साहब हमारा 9 साल का एरियर छूट रहा है, ठीक है। अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो हमारा एरियर छूट जाएगा, पिछले 9 साल का बकाया 2017 से लेकर 2026 तक का, जो कि पे रिवीजन के बाद बीएसएनएल कर्मचारियों को मिलेगा और पेंशनर्स को मिलेगा, ठीक है। तो उसका क्या? तो एरियर की बात करते हैं। देखिए संभावना ये है कि सबसे पहले तो हाँ, एरियर मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से लंबित है। लेकिन दिक्कत वही आती है कि हम भाई साहब डीलिंकिंग कर रहे हैं और बीएसएनएल से अलग हो रहे हैं, तो इसके बावजूद भी क्या हमें एरियर मिलेगा? तो देखिए पॉलिसी यह है कि कोर्ट केस और केट के पिछले फैसलों में स्पष्ट कहा गया है कि पेंशन एक स्थगित वेतन है, कोई खैरात नहीं है। कि भाई साहब ये हम जब कर्मचारी थे तो हमने इसमें काम किया था, उसके बाद पेंशनर्स बने, तो यानी कि हमने कंपनी में अपनी सेवा दी है, तो उसका हमें इनाम नहीं, वो हमारा हक है और वो हमें मिलना चाहिए। अगर रिवीजन 2017 से लागू माना जाता है तो सरकार को पिछले सालों का बकाया देना पड़ेगा। अब यहां पर भी पैसे की बात आ रही है, तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर 2017 से इफेक्टिव डेट है तो उसी टाइम से आपका पे 2016 के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज तो हो जाएगी, लेकिन 2017 से 2026 तक का आपको जो एरियर है वो भी मिलेगा। पेज ये है कि सरकार अक्सर नोशनल फिक्सेशन लागू करती है। अब देखिए एरियर का मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, एरियर लाखों में जा सकती है। हर एक कर्मचारी को 10 से 20 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सरकार एक नोशनल फिक्सेशन का पेज खेलेगी आपके साथ कि भाई साहब चलो आपका पेंशन रिवाइज कर दे, आप इतना बोल रहे हो कि यार कर दो कर दो कर दो, तो ये तो कर देंगे, लेकिन आपका जो 2017 से लेकर 2026 तक का एरियर नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि सरकार नोशनल फिक्सेशन लागू करने वाली है। इसका मतलब यह है कि पेंशन आज से तो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पेंशन पिछले का बकाया वो आपको नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर कभी भी नहीं मिलेगा। एसोसिएशन इसी के खिलाफ लड़ रही है ताकि कैश एरियर मिले। एसोसिएशन जो पेंशनर्स यूनियन चाहते हैं कि भाई साहब एरियर मिले लेकिन नोशनल फिक्सेशन लागू ना हो। इसकी वजह से यह होगा कि इन डॉक्यूमेंट लिखित रूप से लिख दिया जाएगा कि भाई साहब इनकी पेंशन रिवाइज हो गई है। ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 9 साल का बकाया भी था इनका, या फिर इनको देना बाकी है, या फिर नहीं दिया है नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, पेंशन रिवाइज हो गई है आपकी, ठीक है। बस यही लिखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह आती है कि डीलिंकिंग का मतलब यह है कि आजादी। यह पेंशनर्स को बीएसएनएल के उतार चढ़ाव से निकालकर केंद्र सरकार की सुरक्षा की छतरी के नीचे ले आएगा। अगर आने वाले कुछ महीनों में सरकार इस पर स्पष्ट आदेश नहीं देती, यानी कि 30 मार्च के फैसले में पेंशनर्स के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है, तो 8वें वेतन आयोग का आना इस मुद्दे को और पेचीदा बना देगा। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन जाएगी। देखा जाए तो आज अगर नहीं हुआ पेंशन रिवाइज, यानी कि देखा जाए तो अभी 30 मार्च के अपडेट में जो भी कोर्ट केस की जो आदेश आता है या फिर फैसला आता है उसमें पेंशनर्स के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया, तो हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग, अभी इफेक्टिव डेट क्या है 1/1/2026 है, और 8वां वेतन आयोग इन फ्यूचर लागू हो गया तो दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि आपका जो आप सोच रहे हो, जो पेंशनर्स पक्ष, पेंशनर्स एसोसिएशन सोच रहे हैं कि 7 सीपीसी के अनुसार हम पेंशन रिवाइज करा देते हैं, तो वो छूट जाएगी, क्योंकि 7 सीपीसी तो पीछे रह गया, 8वां वेतन आयोग आ गया। ऐसी स्थिति में आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टोल में जगह नहीं मिल पाएगी, ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी डीलिंकिंग के बारे में। अगर डीलिंकिंग नहीं होती है तो कितना नुकसान होगा बीएसएनएल और डॉट ऑफ पेंशनर्स को।
अगर डिलिंकिंग होती है तो कितना फायदा होगा, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लाइट चली गई है भाई साहब, इसलिए सी यू सून।